तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के इस कड़ी में मैं 96 से आगे बढ़ता, जिसमें पूरा इंदिरा गांधी का कार्यकाल है 1984 तक, अगर बीच में 3 साल को छोड़ दिया जाए 1977 टू 80 को। तो इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके फॉरेन पॉलिसीज। तो पढ़ाई अगर कार्यक्रम में करते हैं तो चीजें समझ में आती हैं। तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ताकि आप लोग उसे बढ़िया से बेहतरीन वे में जो है सो अंडरस्टैंड कर सके। तो इंदिरा गांधी का थोड़ा व्यक्ति परिचय, उनका जो इंट्रोडक्शन है, चूंकि वो एक महान नेत्री थी, किसी परिचय की तो मोहताज नहीं है, फिर भी उनके व्यक्तिगत परिचय पर थोड़ा फोकस करते हैं, फिर बातों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इंदिरा गांधी का जन्म, जैसे उनके पिताजी का जन्म नवंबर में हुआ, वैसे ही इनका भी जन्म नवंबर में हुआ था, 19 नवंबर 1970। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की ये पुत्री थी। प्रारंभिक शिक्षा बाल भवन और शांति निकेतन से प्राप्त करने के बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समरविले कॉलेज से अपना हायर एजुकेशन लिया। और चूंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड बढ़िया था, तो बढ़िया एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के कारण कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें स्पेशल सर्टिफिकेट से नवाजा, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र से नवाजा। इंदिरा गांधी बचपन से ही इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव है। क्योंकि जब बच्ची थी तो उस समय अपने सहपाठियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कंपेनियंस के साथ उन्होंने बाल चरखा संघ का गठन किया था। जब हिंदुस्तान में असहयोग आंदोलन में कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो 1930 के आसपास भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने बानर सेना का गठन किया था। ये बानर सेना का गठन वाली बात यूपीएससी या अन्य एग्जाम में भी पूछा गया था। तो बानर सेना का गठन अपने बचपन के दौरान असहयोग आंदोलन में कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको सहायता करने के लिए इंदिरा गांधी ने गठित की थी। 1947 में इंदिरा गांधी जेल भी गए और महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने दिल्ली दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने बेहतरीन काम किया। 26 मार्च 1942 को she was married to फिरोज गांधी। उन्नीस में फिरोज गांधी से इनकी शादी हुई। इनकी पॉलिटिकल लाइफ शुरू होती है 1955 से। 1955 में सबसे पहले ये CWC और सेंट्रल इलेक्शन कमिटी, CWC मीन्स होता है कांग्रेस वर्किंग कमिटी, जिसे आजकल स्टीयरिंग कमिटी कहते हैं। तो इन द ईयर ऑफ 1955 she began her political career as the member of CWC and CEC, Central Election Committee. In the next year, 1956, she became the president of AIYC and AIMC. 1956 में वो AIYC मतलब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस एंड AIMC मीन्स ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। प्रेसिडेंट AIYC एंड AIMC। फिर 1959 में ये एक साल के लिए दोबारा 1978-79 में भी ये घटना घटित हुई। तो 1959 में she became the president of AICC,
अब इनको बड़ा पद मिल गया। 1959 में ये AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी। इसके बाद जब केंद्र में लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार बनी तो उस सरकार में 1964 से लेकर 1966 तक कम्युनिकेशन मिनिस्टर रही। फिर 24 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1977 तक ये देश के प्रधानमंत्री बनी रही 11 साल तक। फिर 1980 में 4 साल के लिए प्रधानमंत्री बनी, लेकिन ये कंटिन्यू 11 साल देश की प्रधानमंत्री रही। और जब प्रधानमंत्री थी तो अपने पिता की ही तरह लंबे समय तक इन्होंने फॉरेन अफेयर्स को भी देखा, यानी विदेश मामले के भी मंत्री थी। कुछ दिनों तक अंतरिक्ष मामले की भी मंत्री थी प्रधानमंत्री के साथ साथ, कुछ दिन तक होम मिनिस्टर भी थी। तो ये इंदिरा गांधी का अर्ली लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ का छोटा सा उदाहरण था। अब आते हैं, अगर मैं कहूं कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन ने देश की दिशा और दशा बदल दी तो कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनके सामने कई समस्याएं थी। चूंकि प्रधानमंत्री भी बनी तो इसका भी रोचक कहानी है, जैसे शास्त्री जी बने उनके भी प्रधानमंत्री बनने की रोचक कहानी है। तो इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का उदाहरण भारत के सामने दे दिया था। कैसे? तो मैं एक चीज बताता हूं कि 1959 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वो प्रेसिडेंट बनी तो उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करना शुरू कर दिया। और उस समय केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, नंबूदिरीपाद की सरकार थी। और उस सरकार ने केरला में लैंड रिफॉर्म बिल्स पारित करवाया। इसके साथ साथ वहां के प्राइवेट स्कूल को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नया एजुकेशन बिल भी पारित करा दिया, जिसके कारण केरला का जो प्रभावी वर्ग था वो EMS नंबूदिरीपाद की सरकार से काफी खफा था और उस क्लास में जो है सो नंबूदिरीपाद की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। इंदिरा गांधी ने मौके का फायदा उठाया और EMS नंबूदिरीपाद की सरकार बदल गई। वहां पर जब लिंग्विस्टिक बेसिस पर महाराष्ट्र और गुजरात में लिंग्विस्टिक टेंशन बढ़ने लगा तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, तो नेहरू से भी उन्होंने सिफारिश की कि कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए महाराष्ट्र और गुजरात को। तो उदाहरण तो दे दिया था, लेकिन जब वो देश की प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने काफी चुनौतियां थी। चुनौतियां क्या थी कि जिस साल प्रधानमंत्री बने उस साल देश में भयानक अकाल पड़ा। ऐसा अकाल पड़ा जिसके कारण कई राज्यों में आहार को लेकर दंगे होने लगे। मिजो जनजातियों ने अलग विद्रोह कर दिया। पंजाब में भाषाई आंदोलन सर उठाने लगा। तो ये सब इंदिरा गांधी के लिए चैलेंज थे। घटना है 7 नवंबर 1966 की। हजारों की तादाद में गौरक्षक नेता, धार्मिक नेता, करनाल के सांसद रामेश्वरानंद के नेतृत्व में गौरक्षा की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो संसद भवन की ओर मार्च कर रहे थे। उस समय देश में पुलिस का अभाव था, सेना का अभाव था, डिफेंस उतनी मजबूत थी नहीं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पार्लियामेंट के मेन गेट को बंद कर दिया गया ताकि वो लोग प्रवेश ना कर सके। जब पार्लियामेंट के मेन गेट को बंद कर दिया गया तो मौजूद भीड़ हिंसक हो गई
और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित जो भी सरकारी इमारतें, भवनें, ऑफिस थे, उसमें तोड़फोड़ करने लगे। जवाब में पुलिस को फायरिंग करना पड़ा, जिसमें 8 साधुओं की हत्या हो गई। पूरे देश में इस घटना की काफी निंदा हुई। इतनी निंदा हुई कि देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तत्कालीन गृह मंत्री, देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ गुलजारी लाल नंदा को गृह मंत्री के पद से हटाना पड़ा। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह पहला साल था और उनके सामने चुनौतियां काफी थी। मैरी सेटोन, जो उस समय की मैरी सेटोन, ये नाम रखिए, याद रखना है, मैरी सेटोन वाज अ पॉलिटिकल थिंकर्स एट दैट टाइम। उनके अनुसार 1962 में चाइना के विरुद्ध युद्ध हारने के बाद, और हम युद्ध तब हारे जब पंडित नेहरू चाइना के प्रति बड़ा सख्त कॉर्नर रखते थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था। 1949 में जब चीन की राज्य क्रांति हुई तो दुनिया में सबसे पहले आगे बढ़कर भारत ने उसको रिकॉग्नाइज किया। फिर भी अक्साई चाइना और नीफा, जो आजकल वर्तमान अरुणाचल प्रदेश है, उस पर अपने हक को लेकर चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत एक उभरता हुआ देश था, सेना मजबूत नहीं थी, हम लोग कमजोर थे, युद्ध हार गए। तो 1962 में चीन के हाथ पराजित होने के बाद पंडित नेहरू को सदमा लगा और कहते हैं 1964 में 27 मई के दिन जो उनकी मृत्यु हुई, तो उस मृत्यु के पीछे कहीं ना कहीं यह सदमा काम कर रहा था। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, चूंकि वो तो अध्यक्ष थी, अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम ही की थी, तो प्रधानमंत्री के लिए इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने कहा, लेकिन इंदिरा गांधी ने अस्वीकार कर दिया। वो समझ गए कि अभी प्रधानमंत्री बन जाऊंगी तो बर्बाद होकर रह जाऊंगी। तो और उस समय प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि नेहरू जी के मौत से 19 दिन पहले इंदिरा गांधी ने अपनी योजना के बारे में अपने मित्र डोरोथी नॉर्मन को एक पत्र लिखा। उनकी मित्र थी डोरोथी नॉर्मन, उसको इंदिरा गांधी ने पत्र लिखा और उस पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा कि वह अगले 1 साल तक भारत में नहीं रहना चाहती है। अगले 1 साल तक वह लंदन में शिक्षा प्राप्त कर रहे अपने दोनों पुत्रों संजय और राजीव के पास रहने की योजना बना रही है, और चूंकि वहां जाने के लिए उन्हें विदेशी मुद्रा की जरूरत है और उसे प्राप्त करने के लिए वो किसी काम की तलाश में है। नेहरू जी खुद इंदिरा गांधी की परवरिश अपने राजनीतिक जानसिंह के रूप में नहीं की थी। जब इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन फाइट करने से मना कर दिया, तो नेहरू जी ने इसका समर्थन किया। नेहरू जी खुश हुए और इंदिरा गांधी के भविष्य को लेकर कोई खास योजना नहीं बनाई थी। तो उस बीच में लाल बहादुर शास्त्री बन गए देश के प्रधानमंत्री। अब लाल बहादुर शास्त्री के भी देश के प्रधानमंत्री बनने की एक रोचक कहानी है। दरअसल ये हुआ कि इंदिरा गांधी इतनी मैच्योर थी नहीं, अब खुद भी उन्हें एहसास था। नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश में एक वैक्यूम सा है कि अब कौन। कांग्रेस में सिंडिकेट कहलाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। लेकिन उस समय अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर सबसे पार्टी के अंदर ताकत रखता था कोई, जो एक्सपीरियंस्ड था, वो था मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई के बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात में, जो वर्तमान गुजरात है, वहाँ पे हुआ था। और एक ब्यूरोक्रेट्स थे। 1928-29-30 के आसपास गोधरा, जिस गोधरा को आप 2000 के बाद जानते हैं, उस गोधरा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे। उनके टेन्यूर में गोधरा में कुछ कांड हुआ, जिसके लिए जांच कमेटी बिठाई गई और उस जांच में पाया गया कि मोरारजी देसाई का एंगल जो है सो कुछ हिंदू धर्म की तरफ झुका हुआ था। गलत पाए गए। मोरारजी देसाई ने अपने जॉब को रिजाइन किया और गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े। खुदा किस्म के आदमी थे, अपने हक को लेकर एक्टिव रहते थे, जो मेरा हक है। 1964 से 67 के बीच में 3 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज। और के कामराज को उस समय किंग मेकर, मतलब राजनीतिज्ञों के राजनीतिज्ञ कहा जाता था। और देखिए 3 साल ये कांग्रेस अध्यक्ष है। इस 3 साल में ही भारत में दो प्रधानमंत्री का देहांत हुआ और इनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाने के क्रम में किंग मेकर बनने का मौका मिला। मोरारजी जानते थे, के कामराज जानते थे कि अगर मोरारजी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मोरारजी जैसे खुदर आदमी, एग्रेसिव आदमी, वो तो ना मेरे कंट्रोल में रहेगा ना पार्टी के कंट्रोल में रहेगा। उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होगी। और के कामराज को अपनी असुरक्षा भी महसूस होने लगी। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने एक और उम्मीदवार खड़ा किया प्रधानमंत्री के लिए, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और अंत में लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। सितंबर 1965 की घटना है। पाकिस्तान ने कश्मीर के अखनूर के चंब सेक्टर पे जो है सो हमला कर दिया। फिर 22 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशंस ने 22 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों के बीच युद्धबंदी कराई। फिर सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्जेई ने दोनों देशों के प्रधान को जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान स्थित ताशकंद में बुलाया और दोनों देशों के प्रधान, मतलब लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में समझौता हुआ, जिस समझौता को हम भारतीय इतिहास में ताशकंद एग्रीमेंट यानी ताशकंद समझौता के रूप में जानते हैं। जिस रात ताशकंद समझौता हुआ, उस पे साइन करने के बाद उसी रात संदिग्ध परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई। अब फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत जब हुई तो फिर प्रश्न उठा कि देश का प्रधानमंत्री कौन। इस पिछले 1.5-2 साल के पीरियड में इंदिरा गांधी को कॉन्फिडेंस आने लगा था कि वो देश संभाल सकती है। और चूंकि लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में भी तो यूनियन मिनिस्टर थी, वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थी, तो कॉन्फिडेंस आने लगा था कि अब मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। और लाल बहादुर शास्त्री की जैसे ही मौत होती है, के कामराज प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का नाम आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि उस समय भी असुरक्षा का भाव था मोरारजी के साथ, इस समय भी वही हाल है। पिछली बार तो मोरारजी मान गए, इस बार मोरारजी मैनेज होने को तैयार नहीं थे।
मोरारजी और उनके गुट के नेताओं ने के कामराज पर दबाव डाला कि ये ऐसे कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इलेक्शन करवा दिया। तब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन हुआ कि कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री कौन बनेगा या बनेगा। उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत गई। मोरारजी को जितना वोट मिला उससे दुगना वोट जो है सो इंदिरा गांधी को मिला। और इस प्रकार 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो मैंने चर्चा किया कि प्रधानमंत्री बनते ही उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे ही प्रधानमंत्री बनी तो इन्होंने जो गौरक्षा वाला कांड हुआ था दिल्ली में, उस गौरक्षा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस AK सरकार की नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई और उस जांच कमेटी में उन्होंने निष्पक्षता के साथ RSS के मुखिया गोलवलकर साहब को भी मेंबर बनाया। उसमें भारतीय डेयरी विकास निगम के चेयरमैन थे B गुरियन, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, उनको सदस्य बनाया। उस समय बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे अशोक मित्रा, उनको मेंबर बनाया। यह कमेटी सही समय पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिसके कारण जब केंद्र में मोरारजी की सरकार आई तो 1979 में इसको कमेटी को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी का राजनीतिक कैरियर बनाने वाले के कामराज को भी बाद में एहसास हो गया कि मैंने जो सोचा था कि अरे यह तो गूंगी गुड़िया है, अब गुड़िया गूंगी है या नहीं तो वो तो बाद में पता चल ही गया, वो गलत साबित हुआ। उन्हें एहसास हो गया कि इंदिरा गांधी अपने मन से काम करने वाली महिला है और इसीलिए एक बार ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि कामराज ने इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को यूं प्रस्तुत किया, एक बड़े बाप की बेटी और एक छोटे आदमी की गलती। अब चूंकि कुछ घटनाएं घटित हो रही थी तो 1967 ईस्वी के आसपास देश में समाजवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस थी और जब लंबे समय से कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहती है तो स्वाभाविक है एंटी कॉम्बिनेशन इनकम्बेंसी भी तैयार होने लगती है। तो 1967 ईस्वी से देश में समाजवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा, जिसमें जाट था, मराठा था, यादव थे, जिनका कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो चुका था। उसी बीच भारतीय राजनीतिक मंच पर एक व्यक्ति का पदार्पण होता है जिसका नाम था राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के अनुसार 1952, 57, 62 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा सतत जीत प्राप्त करने के बाद भारतीय जनता को एहसास हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए उन्होंने पूरे विपक्ष को कहा कि अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करने से ज्यादा बेटर होगा कि सभी विपक्षी पार्टी को मिलकर कांग्रेस पार्टी के सामने एक साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। राम मनोहर लोहिया का यह फॉर्मूला काम आ गया और देश के कुल 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई।